हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 26 अगस्त का करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किसने जो है 118 अर्जुन MK-1A टैंकों का अवार्ड ऑर्डर दिया है? तो इन तीनों में से ऐसा कौन सा संस्थान है, ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिसने ये, आप जो फिगर में देखो, आप फिगर में देख सकते हो, इसका ऑर्डर किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने 118 अर्जुन MK-1A टैंकों का जो है ऑर्डर दिया है। तो रक्षा मंत्रालय जो है वो भारतीय सेना के लिए 118 मुख्य युद्धक टैंक, यानी जिसको MBT बोलते हैं, अर्जुन MK-1A, उसको खरीदेगा कौन? रक्षा मंत्रालय। तो सेना की जो लड़ाकू धार को तेज करने के लिए हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री यानी HVF जो आबादी है उसको 7,523 करोड़ रुपया, 7,523 करोड़ रुपीज़, इतना करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया गया था। ये जो है रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करेगा और आत्मनिर्भर भारत के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने में ये मदद करेगा। तो ये जो अर्जुन MK टैंक है, ये जो अर्जुन MK-1A टैंक है, इसके बारे में क्या है कि जो मुख्य युद्धक टैंक है उसमें ये जो MK-1A है, ये अर्जुन टैंक का एक नया संस्करण है। सबसे पहले जो हम लोग पढ़े थे, नया सबसे पुराना जो अर्जुन टैंक आया था उसका नया ये संस्करण है। इसका जो मारक क्षमता है, फिर जो गतिशीलता है यानी कि इस स्पीड से जा रहा है, और जो उत्तरजीविता है उसको बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अर्जुन टैंक जो है वो पिछले 15 साल से भारतीय सेना का हिस्सा है। इसे कॉम्बैट वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, जिसको कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, यानी CVRDE, लिख लीजिए। कॉम्बैट, C फॉर कॉम्बैट, V फॉर व्हीकल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, इसके द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। ये जो कॉम्बैट वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान है, इसी के द्वारा जो है इसको डिज़ाइन किया गया है और विकसित किया गया है। और इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है, कौन सी सरकार में? तो चेन्नई में सरकार के जो भारी वाहन कारखाने हैं वहाँ पे इसका डिज़ाइन किया जाएगा, वहाँ पे इसको बनाया जाएगा। ये जो है दिन और रात की परिस्थितियों में काम कर सकता है, दोनों में काम कर सकता है, और स्थिर और गतिशील दोनों तरीकों से ये लक्ष्य पर निशाना साध सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कि हमारे रक्षा मंत्री जो है वो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना कहाँ आयोजित करेगी विजय सांस्कृतिक महोत्सव? तो हम लोग देखेंगे ये जो विजय सांस्कृतिक महोत्सव है, ये हमारे जो भारतीय सेना है इसको कहाँ आयोजित करेगी? कलकत्ता, राजस्थान, उत्तराखंड, मेघालय। तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता। जो कोलकाता है वहाँ पर भारतीय सेना 26 से 29 सितंबर 26 से 29 सितंबर तक कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करेगी। ये जो महोत्सव है ये किसके किसके बीच में? तो ये जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था 1971, उसकी स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाएगा। जो एक कार्यक्रम है उसका उद्घाटन पूर्वी कमान के सेना कमांडर जो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, वो इसका करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान जो फिल्म स्क्रीनिंग है, थिएटर नाटक है, संगीत समारोह है, फिर बैंड जो प्रदर्शन होता है, उसके सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाएंगे। ये भारत पाकिस्तान युद्ध की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्षा समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाएगा।
तो अगर हम लोग थोड़ा सा बात करिए जो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1971 में, उसके बारे में, तो देखते हैं कि इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो 3 दिसंबर 1971 1971 को शुरू हुआ था और ये समाप्त कब हुआ था? 13 दिन के बाद, ये 16 दिसंबर 1971 को ये समाप्त हो गया था। ये जो है बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सैन्य टकराव हुआ था। युद्ध तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने 11 भारतीय हवाई अड्डों पर हवाई हमले कर दिए। तो पाकिस्तान जो क्या करता है कि 11 जो इंडियन एयरपोर्ट है उसका, वहाँ पे 11 ऐसे इंडियन एयरपोर्ट जहाँ पे पाकिस्तान क्या करता है, हमला कर देता है, एयर के थ्रू हमला करता है। तो ये जो था कि शायद ये पहली बार था कि जब भारत की तीनों सेनाओं ने एक साथ लड़ाई लड़ी थी। ये पहली बार भारत में ऐसा हुआ था उस समय कि भारत की जो तीनों सेना है, थल, जल और वायु, इन तीनों ने एक साथ लड़ाई लड़ी थी। और जो पाकिस्तानी सेना है उनके प्रमुख जो जनरल हैं अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी, जो उस समय के, तो उनके जो 93,000 सैनिक हैं, ठीक है, याद रखेंगे हम लोग कितने, 93,000 जो सैनिक थे, उनके साथ साथ भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी की संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण के बाद जो युद्ध है वो समाप्त हो गया। तो 2 अगस्त 1972 को, 2 अगस्त 1972 यानी 1972 को भारत और पाकिस्तान ने क्या किया है, शिमला समझौता किया है। इसी के बाद 1972 में एक साल बाद जो है, एक साल क्या, वही 8 महीना बाद, 8-9 महीना बाद 2 अगस्त 1972 को शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके तहत जो पूर्व में युद्ध के सभी 93,000 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने में सहमति हुई। तो ये जो 93,000 कैदी थे ये कब हुए? तो ये जो युद्ध हुआ था ना 3 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में, इसी में इंडिया ने क्या किया था कि 93,000 सैनिक पाकिस्तान का और बांग्लादेश के जो मुक्ति वाहिनी जो ये था पोत, उसको, उन सबको वो पकड़ लेते हैं और वो रख लेते हैं इंडिया। तो ये था 1971 के युद्ध के बारे में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो नई पुस्तक है द फ्रैक्चर्ड हिमालय किसके द्वारा लिखी गई? ये जो फ्रैक्चर्ड हिमालय है ये पुस्तक, ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन जो हमारे पास है, ये आप फिगर देख सकते हैं, ये फिगर में है द फ्रैक्चर्ड हिमालय। तो ये इंडियन चाइना तिब्बत के बारे में है 1949 से 62 के बीच में। तो इसको जो लिखे हैं उनका नाम है निरुपमा रॉय। निरुपमा रॉय जो है उनका ये नया पुस्तक है जिसका शीर्षक है द फ्रैक्चर्ड हिमालय। तो इनके द्वारा जो लिखा गया ये पुस्तक है, इसमें है, इसका पूरा क्या है, फुल फॉर्म, पुस्तक का नाम तो यहाँ पे क्या है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय। उसके साथ साथ क्या है कि इसका मेन जो है हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस। तो इस नाम से इन्होंने पुस्तक को क्या करते हैं कि विमोचन किया, इसको यहाँ पे पेश किया। तो ये जो पुस्तक है इस बात का पता लगाती है वो कि कैसे भारत और चीन के बीच में विवाद की उत्पत्ति एक जीवित इतिहास का हिस्सा बनती है जो आज उनके टूटे हुए संबंधों को आकार देती है। इस जटिल पैनोरमा को समझाना हम सभी के लिए सबक देता है कि जो चीन और हिंद प्रशांत में इसकी रूपरेखा पर व्यापक दृष्टिकोण चाहते हैं, उसमें निरुपमा रॉय जो है पूर्व विदेश सचिव है। जिन्होंने ये लिखा है निरुपमा रॉय, ये पूर्व में क्या थी, ये विदेश सचिव थी भारत की। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, आप फोटो देख सकते हैं, ये फोटो में आप शायद पहचानते होंगे इनको। तो जो क्वेश्चन है कि ऐसा कौन है जिसने ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO के राजदूत के रूप में चुने गए हैं? वो कौन है, किसे चुना गया है? तो उनका नाम है गॉर्डन ब्राउन। गॉर्डन ब्राउन जो है, इनका नाम गॉर्डन ब्राउन है। इनको WHO ने क्या किया है, यूनाइटेड किंगडम के पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं माननीय गॉर्डन ब्राउन, उनको वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण, जिसको ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग बोलते हैं,
ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण, और इंग्लिश में बोलेंगे ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग। ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग हम लोग इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो आगे देखते हैं कि इसके बारे में कि जो WHO के राजदूत के रूप में इनको चुना गया, तो ये जो है ब्राउन 2009 के जो लंदन G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसके जो है ये नेतृत्व में थे, इनके माध्यम से नेतृत्व किया गया था, और जो दूसरी महाबंदी हुई थी उसको रोकने का इन्हें श्रेय दिया जाता है। इन्होंने जो है विश्व के नेताओं को ऋण, विकास और नौकरियों को बहाल करने के लिए अतिरिक्त 1.1 ट्रिलियन डॉलर जो है देने के लिए प्रेरित किया था। ये जो श्री ब्राउन है, इन्होंने बहुत मेहनत किया था अथक रूप से। जो धनी देश हैं उनके साथ साथ निजी जो क्षेत्र हैं उनको कोविड-19 टीकों को क्या किया था, समान वितरण को सुनिश्चित करने का आह्वान किया था, जो कि एक ठोस वैश्विक प्रयास की वकालत करते हैं। ये तो विज्ञान और ध्वनि जो अर्थशास्त्र में इन्हें निहित जीवन बचाने के लिए, महामारी को समाप्त करने के लिए और विश्व भर में आजीविका को बहाल करने के लिए इन्हें रखा गया था, इनको जाना जाता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में लोग देखते हैं कि यहाँ बात हुआ है किसके बारे में, WHO के बारे में। तो हम लोग WHO का जो अध्यक्ष है उसके बारे में बात करते हैं। वो कौन है, आप लोग सबको पता है, टेड्रोस आधानोम। जो टेड्रोस आधानोम है, ये जो टेड्रोस आधानोम है ये WHO के अध्यक्ष है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, उसका मुख्यालय जो है वो जनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, ऐसा कौन सा कंपनी है जिसके सह संस्थापक ने स्पेस स्टार्टअप प्राइवेटर जो है लॉन्च कर दिया था। तो वो है, आप फिगर में खुद देख रहे होंगे वो कौन है, तो उनका नाम है स्टीवल्स वोजनियाक। ये जो बेल्जियम के हैं, बेल्जियम के स्टीव वोजनियाक हैं। तो ये एप्पल कंपनी का नाम पूछा ना, एक्चुअली कंपनी का नाम यहाँ पे एप्पल होगा, और उसके बाद आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट जानना है। तो इसका आंसर जो कौन सा कंपनी है, तो ये कंपनी एप्पल होगा। एप्पल के सह संस्थापक जो है उनका नाम क्या है, बेल्जियम के स्टीव वोजनियाका। इन्होंने स्पेस स्टार्टअप प्राइवेटर लॉन्च किया है। तो ये क्या है, ये जो अरबपति एलोन मस्क हैं, जेफ बेजोस हैं और रिचर्ड बेंडरस हैं, उनके वर्चस्व वाले क्षेत्र में संभावित प्रतिस्पर्धा ये ला रहे हैं। ये 14 से 17 सितंबर के बीच में, जो 14 से 17 सितंबर है, उसमें तक हवाई में चलने वाले जो एडवांस जो माओ ऑप्टिकल एंड स्पेस सर्विलेंस टेक्नोलॉजी सम्मेलन है, उसमें ये प्राइवेटर का प्रतिनिधित्व करेंगे, इनके द्वारा किया जाएगा। तो जो वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है, जो कि टेस्ला, अमेजन, ये सब जैसी कई शीर्ष कंपनियों को आकर्षित किया जाएगा, जिसमें अनुसंधान और विकास, अंतरिक्ष पर्यटन और अंतरिक्ष के उपयोग जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। जो बैंक ऑफ अमेरिका है उसका अनुमान है ये कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर के बाजार मूल्य के साथ 2030 तक अंतरिक्ष का जो अर्थव्यवस्था है उसका आकार 3 गुना से अधिक हो जाएगा। तो ये जो स्टीव वोजनियाक है, ये 1976 में ये इनके जो कॉलेज ड्रॉप आउट स्टीव जॉब्स थे, उनके साथ ये व्यवसायी रोनाल्ड वेन के साथ ये काम करते थे, एप्पल कंप्यूटर के साथ। ठीक है, तो ये है इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो जगह का नाम अगर पूछा जाए तो वो आप होगा लाहौल और स्पीति। लाहौल और स्पीति जिले का
जो काजा गांव का नाम काजा है, उसमें दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, ये दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाहन स्टेशन है, का उद्घाटन किया गया। ये जो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है, ये कितना ऊंचाई पर है? इसका ऊंचाई जो है 500 फीट, 500 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। और इस पहल का जो उद्देश्य है, वाहनों के प्रदूषण की जांच करना और क्षेत्र में स्वच्छ और हरित वातावरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश का अगर पूछा जाए कि राज्यपाल कौन है, तो वो नए बने, उनका नाम क्या है? विश्वनाथ अर्लेकर, विश्वनाथ अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। और यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है? तो वो चेंज नहीं हुए, वही हैं जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर जो है हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो किसकी जो नई किताब है, ये आप बुक में यहाँ देख रहे हैं फोटो में, ये जो किताब है ये किसकी किताब है? जिसका नाम है द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। तो ये किसकी ये किताब है? तो उनका नाम है विजय गोखले। विजय गोखले ने इसको लिखा है, द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया। तो इस नामक का पुस्तक को लिखा किसने है? विजय गोखले ने। और ये जो नई पुस्तक है, इसमें भारत के पूर्व जो विदेश सचिव विजय गोखले हैं 6 ऐतिहासिक और हालिया घटनाओं के प्रिज्म के माध्यम से भारत चीन संबंधों की गतिशीलता को उजागर करते हैं। ये जो पुस्तक है एक व्यवसायी को उन रणनीतियों, युक्तियों और उपकरणों के बारे में जानकारी देती है जिनका उपयोग चीन राजनीतिक वार्ता के लिए करता है। और इनकी पहली पुस्तक कौन थी? इनकी जो पहली पुस्तक है जिसका नाम क्या है? उसका नाम है तियानमेन स्क्वायर, तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट। ये उनकी पहली पुस्तक है जो इस महीने की शुरुआत में प्रकाशित हुई थी। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। हर साल 25 सितंबर को ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और जो स्वास्थ्य में सुधार लाना है उसमें फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दिन मनाया जाता है। इस दिन जो है संगठन की परिषद के साथ साथ इंटरनेशनल जो फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है उसकी एक पहल है ये। और इसका थीम क्या है? फार्मेसी जो है फार्मासिस्ट दिवस जो है इसका थीम है कि फार्मेसी हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए भरोसेमंद। यही इसका थीम है, फार्मेसी हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए भरोसेमंद। जो विश्व फार्मासिस्ट दिवस है उसका इतिहास ये कहता है कि इस दिन 2009 में जो FIP है यानी काउंसिल इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन या फेडरेशन इंटरनेशनल फार्मास्यूटिक बोलते हैं इसको, इसके द्वारा जो इस्तांबुल है तुर्की है उसमें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज में नामित किया गया था। ये दिन का उद्देश्य फार्मेसियों और स्वास्थ्य के मामले में उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले सकारात्मक जो लाभ है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना है। इसका मेन मोटो वही है। तो ये जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है उसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय है द हेग। और ये द हेग कहाँ है? ये नीदरलैंड में। और इसका स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना 25 सितंबर 1912 में। और इसका भी अध्यक्ष कौन है? वो है डोमिनिक जॉर्डन। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो अंत्योदय दिवस है। अंत्योदय दिवस किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो आप फोटो में देख सकते हैं, ये जो फोटो में है इन्हीं की जयंती को मनाने के लिए किया जाता है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, पंडित दीनदयाल जो उपाध्याय हैं इनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय
जो दिवस मनाते हैं वो इन्हीं को याद। तो अंत्योदय जो वर्ड है, आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में, ये जो अंत्योदय वर्ड है, इस अंत्योदय का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान या अंतिम व्यक्ति का उत्थान, ये है इसका मीनिंग। यानी अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर और राइज ऑफ द लास्ट पर्सन। तो ये जो दिन है उसमें मोदी सरकार द्वारा क्या किया गया, 25 सितंबर 2014 को ये घोषित किया गया था। इसको मनाने के लिए घोषित किया गया था और आधिकारिक तौर पर 2015 से इसे मनाया जा रहा है। ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, अगर इनके बारे में हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं तो अगर ये 1916 में 1916 में जो मथुरा है, मथुरा जो जगह है, मथुरा में ये पैदा हुए थे और ये भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिनसे बाद में भाजपा का उदय हुआ। इन्हीं से भाजपा का उदय बाद में हुआ और इन्होंने 1953 से लेकर के 1968 यानी 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता बने रहे। ये जो दीनदयाल उपाध्याय हैं एक मानवतावादी अर्थशास्त्री, पत्रकार थे, दार्शनिक थे और सक्षम राजनेता थे। जो ये दीनदयाल उपाध्याय हैं, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस बोलते हैं, उसमें उनके सहपाठी जो बालूजी महासब्दे थे, उनके द्वारा ये पेश किया गया था। इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी। हालांकि वह सेवा में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में के स्वयंसेवक ये बन गए थे। जो 1940 का दशक था, उस समय ये इन्होंने हिंदुत्व राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है उसके प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश जो है उसके लखनऊ से एक मासिक पत्रिका जिसको बोलते राष्ट्र धर्म, उस समय नाम से चला था, उसका शुभारंभ इन्होंने किया था। बाद में यही जाकर के 5 जन्य एक साप्ताहिक पत्रिका और एक दैनिक स्वदेश शुरू किया इन्होंने। जो दीनदयाल उपाध्याय हैं वो एक एकात्मक मानववाद के दार्शनिक विचार को 1965 में जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक सिद्धांत के रूप में अपनाया गया था। तो ये था इनके बारे में, दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 11 फरवरी 1968 में उत्तर प्रदेश के जो मुगल सराय जंक्शन है, जो अभी नाम चेंज हो गया है, तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन के पास रहस्यमय परिस्थिति में इनका बॉडी जो है मृत पाया गया था और बाद में सीबीआई ने पाया कि उन्हें लुटेरों ने मार दिया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन है, जो भी नया वीडियो है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक यू एवरीवन।